अपनी बात पॉडकास्ट के इस नए अंक में स्वागत है। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश त्रिवेदी हैं। आप 1990 से पत्रकारिता में संलग्न हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के आप प्रथम बैच के स्टूडेंट रहे हैं और 1993 से आप लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रभात किरण, सांध्य प्रकाश, नव भारत, फ्री प्रेस, जागरण में रेगुलर रूप से आपने रिपोर्टिंग की। उसके बाद 2004 के बाद से एक न्यूज़ पोर्टल समाचारलाइन.com खुद का है, वे चला रहे हैं। यह जो न्यूज़ पोर्टल है मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा एक्रेडिटेड भी है। आजकल प्रकाश त्रिवेदी एनडीटीवी, एमपी, न्यूज़ स्टेट और न्यूज़ इंडिया में गेस्ट विश्लेषक के रूप में शामिल होते हैं। स्वागत है प्रकाश जी आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। प्रकाश जी, हम पत्रकारिता को लेकर के आज आपसे एक चर्चा करेंगे जी। विषय जो मैं सोचता हूँ चुना है हमने, पत्रकारिता और मर्यादा। आजकल पत्रकारिता में मर्यादा की कहीं कमी आ गई है जी। पत्रकारों की एक बहुत लंबी बड़ी बाढ़ आ गई है सामने, है ना। अब जब से ये आपका सोशल मीडिया की पत्रकारिता होने लगी है, यूट्यूब की, व्हाट्सएप की, एक बड़ी संख्या में पत्रकार अपने अपने चैनल के वो आईडी लेके और कूद गए हैं मैदान में। और वो न तो पढ़े लिखे हैं, आप जैसे जो पढ़े लिखे और अच्छे वेल ट्रेंड पत्रकार इस क्षेत्र में आना चाहिए, उनको एक पत्रकार को अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वैसा कहीं नजर नहीं आता है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो एक तो सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि ये पत्रकारिता में मर्यादा क्या होना चाहिए। मैं आपको साधुवाद दूंगा शर्मा जी कि आपने विषय को चुना। और अभी बिल्कुल अगर हम प्रासंगिकता की बात करें तो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन हुआ है और ये मर्यादा की बात अगर हम इस समय करेंगे और खास तौर से पत्रकारिता में, तो पत्रकारिता जो है समाज जीवन का एक तरह से आईना कहा जाता है। और अपना आईना से भी ज्यादा अगर हम बात करें तो हम अगर थोड़ी साइंस की भाषा में बोले तो प्रिज्म की तरह है एक पत्रकारिता। समाज में जो विभिन्न रंग होते हैं, समाज में जो विभिन्न वातावरण, विभिन्न समाज की वृत्तियां और प्रवृत्तियां होती हैं, उनको आलोकित करने का काम पत्रकारिता करती है। और समाज की जो मूक लोग हैं, समाज के लिए मूक नायक का काम भी पत्रकारिता करती है। उन मूक लोगों की आवाज बनती है और जो सरकार के साथ या जो भी व्यवस्था होती है उसके साथ एक सेतु का काम करने का काम भी पत्रकारिता करती है। तो इस दृष्टिकोण से पत्रकारिता और पत्रकार दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं और उन मर्यादाओं का पालन भारत में जब से पत्रकारिता शुरू हुई है तब से किया जाता रहा है। और जो बड़े बड़े लोग, जो जिन लोगों का दिशा दर्शन भारत की पत्रकारिता को प्राप्त हुआ है, उन सबने अपने अपने मर्यादाओं के मापदंड स्थापित किए हुए हैं। वो चाहे भाषाई पत्रकारिता हो, अंग्रेजी की पत्रकारिता हो। और इस दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि ये बड़ा सामयिक और बड़ा सही समय है कि इस समय हम इस बात की चर्चा करें कि भारत की पत्रकारिता में, खास तौर से भाषाई पत्रकारिता में और खास तौर से हिंदी पत्रकारिता में मर्यादा का कितना प्रचलन है और कितना हनन है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे और बड़ा वेल एजुकेटेड आपका बैकग्राउंड है, जो मैंने आपसे बातचीत में पता किया। अब पत्रकारिता में देखिए, आप हिंदी लिखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं जी, कि ये काम पेशा ही लिखने का है ना। और जब पढ़े लिखे लोग इसमें आएंगे नहीं जी, तो ये पत्रकारिता का तो भविष्य मेरे को लगता है कि कैसे उज्जवल अपन माने। किसी जमाने में एक स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता ने कितना बड़ा रोल अदा किया, सब जानते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो खुद पत्रकार रहे हैं। कई नेता हैं जो पत्रकारिता से इस क्षेत्र में आए हैं। और आज जिस तरह की बाढ़ आ रही है पत्रकारिता में, लोग सोच रहे हैं कि इसको बस शॉर्ट टर्म गेन कर ले, आज उसे कल किसी तरीके से कोई लाभ ले लिया, कुछ हो गया। तो अब ये इसको रोकने का क्या उपाय है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी एक ऐसे महकमे से काम करके सेवानिवृत्त हुआ हूँ जहाँ पत्रकारिता से, पत्रकारों से लगातार काम पड़ता रहा है, लेकिन अब कोई सीमा निश्चित नहीं है। आज उज्जैन में किसी समय में अच्छे पत्रकार 50-60 रहा करते थे, आज 500 लोग किसी एक कॉल पे आ जाते हैं। अब उनको कोई पहचानता नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। उनसे कई लोगों को अपन अच्छा नहीं लगेगा ये बात कहते हैं, लेकिन कई लोगों से अपन यदि एक कॉपी लिखवा ले तो वो नहीं लिख पाते हैं। तब ये इस एजुकेटेड लोग आए इसमें, इसके लिए माहौल कैसे तैयार होगा? देखिए, ये इसमें जो हम देखते हैं, जब हम लोग पत्रकारिता में आए या जब आप लोग आए होंगे अपने काम में जनसंपर्क विभाग में, तब एक प्रक्रिया सीखने और सिखाने की थी। जो हमारे वरिष्ठ जन होते थे, जो हमारे सीनियर लोग होते थे,
वो हमारी कापियों को भी चेक करते थे, हमारी शब्द संपदा को भी चेक करते थे, हमारी वाक्य विन्यास को भी चेक करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा कम होती गई और खास तौर से जब 90 के दशक के बाद एकदम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव बढ़ा और उसके बाद सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा, तो कॉपी पेस्ट का जमाना आ गया। और कॉपी पेस्ट के जमाने को मुझे कहते हुए थोड़ा अपने आप को झिझक भी और शर्म भी महसूस हो रही है कि हिंदी मीडिया ने सबसे ज्यादा अपनाया। हम अगर दूसरे भाषाई मीडियाओं की बात करें तो मराठी की पत्रकारिता हो, वो केरल की पत्रकारिता हो, आंध्र की पत्रकारिता हो, बंगाल की पत्रकारिता हो, वो आज भी उतनी ही समृद्ध है जितनी पहले समृद्ध थी और उसका उतना ही असर है। हिंदी पत्रकारिता ने जो कॉपी पेस्ट को अपनाया, जो पेपर अल्टर होने लगे, समाचार अल्टर होने लगे और उसके बाद कंटेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो लिखने पढ़ने वाले लोग थे उनको साइड कॉर्नर करके मैनेजर टाइप लोग और संपादक की सीट पे बैठना चालू हो गए और जो अखबार का मालिक था या जो प्रकाशनों के मालिक थे उनकी जो मुख्य भूमिका थी, उनका जो मुख्य ध्येय था वो विज्ञापन रह गया। और विज्ञापन प्राप्ति के लिए जो भी साधन वो अपना सकते थे, येन केन प्रकारेण, उन्होंने उन साधनों की तरफ ध्यान देना चालू किया। उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि जो बीज है, जो अंकुरण है, जो प्रस्फुटन है, जिस चीज से उनकी पत्रकारिता बढ़ेगी, जिससे उनका महत्व बढ़ेगा, उस पर ध्यान ना देते हुए वो आवरण पे उन्होंने ध्यान देना चालू किया। उन्होंने पत्रकारिता को रंगीन कर दिया। उन्होंने जो पृष्ठ थे वो पृष्ठ उनके रंगीन हो गए, अच्छे कागजों पे अखबार छपने लग गए, अच्छे फोटोग्राफ आने लग गए, लेकिन कंटेंट मरता गया। और कंटेंट के मरने के कारण ही हिंदी की पत्रकारिता की आज जो आप अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ये हमारे और आपके जैसे सभी तमाम लोगों की चिंता है कि हम असरकारी नहीं रह गए। और इस दृष्टिकोण से हम देखें तो जब ये पोर्टल की पत्रकारिता चालू हुई तो व्हाट्सएप की पत्रकारिता चालू हुई, सोशल मीडिया को 2014 में मोदी जी के आने के बाद और जब उसको बढ़ावा मिला तो सोशल मीडिया में वो लोग जो ऐसा मानते थे, ऐसा समझते थे कि उनको कुछ लिखना आता है, कुछ पढ़ना आता है, उन्होंने अपने अधकचरे ज्ञान को उसके ऊपर परोसना चालू किया और उससे कई बार उनको महत्व मिला, उनको कई बार उनको कई तरह का लाभ भी प्राप्त हुआ। और उस जब कुछ लोगों को लाभ प्राप्त होता है तो उसके पीछे एक भीड़ लग जाती है। इसलिए आप अभी देखेंगे कि लोग व्हाट्सएप के ऊपर पत्रकारिता कर रहे हैं और साथ में उसका एक आईडी लेके भी घूमते हैं और इसका बड़ा नुकसान हिंदी की पत्रकारिता को हो रहा है। और जो खास तौर से नुकसान हो रहा है, जो पहले असर था, जो प्रशासन में असर होता था, व्यवस्था में असर होता था, जो समाज में असर होता था, वो हमारा निरंतर घटता जा रहा है। और इसके सुधार के लिए सबसे हमको अपने अंदर से सुधार लाना पड़ेगा। हमको समाचार पत्रों के जो प्रतिनिधि हैं, जो संपादक हैं, उनको ही आगे आना पड़ेगा। एक बार अपनी साफ सफाई करने के लिए पूरे देश में स्वच्छता का वातावरण चल रहा है तो पत्रकारिता में भी स्वच्छता का आना बहुत जरूरी हो गया है। पत्रकारिता को देखिए रेगुलेट करने के लिए अभी बहुत ही एक किसी तरह का यदि करने जाती है सरकार तो हल्ला मचता है कि साहब ये चौथे स्तंभ पे मतलब कहीं ना कहीं आप लगाम लगा रहे हैं। प्रेस काउंसिल अपनी है, लेकिन प्रेस काउंसिल को कोई सजा देने का अधिकार नहीं है। वो एक एडवाइजरी जारी करती है कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। अब ऐसे में इस गली का फायदा लेकर के जिस तरह की जो बीच में है, जो अच्छे लोग हैं, वो तो निश्चित रूप से सेल्फ रेगुलेशन है उनके अंदर भी, ऐसा नहीं लिखेंगे। कई बार आपने देखा होगा दंगे फसाद में पत्रकारिता आपने भी की होगी, कई जगह कई चीजों को छोड़ देते हैं, नाम नहीं देते हैं, कई मामलों में फोटो जारी नहीं करते हैं, फोटो ब्लर कर देते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है। लेकिन अब ये जैसे जिनको कुछ नहीं मालूम है पत्रकारिता का, वो तो सीधे उठा के कर दिया वायरल उन्होंने और चल गया फोटो और दंगे फसाद हो गए। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना चीजें अभी ज्यादा हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कानून आना चाहिए और इसको कानून को लाने के लिए अपने सारी हिंदुस्तान की प्रेस को आगे आना चाहिए कि नहीं साहब इसको रेगुलेट करने के लिए आप कानून बनाइए और इस तरह कानून बनाइए। सरकार का अपने स्वतः मतलब आप सो मोटो कोई काम करेगी तो सरकार के ऊपर तो निश्चित रूप से एक आक्षेप लग जाएगा कि ये गलत काम करने जा रहे हैं या लगाम करने जा रहे हैं, हल्ला करने लग जाते हैं जरा से। देखिए ये इसके लिए अभी कानून की व्यवस्था है। दरअसल जो हमारे यहाँ समाचार पत्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए पीआरबी एक्ट बना हुआ है, आरएनआई बना हुआ है, उसके तरह प्रिंट मीडिया का तो रजिस्ट्रेशन होता है और प्रसार भारती बोर्ड के अंतर्गत जो सैटेलाइट चैनल है उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। केवल के सारे न्यूज एजेंसियां चलती है, उनके रजिस्ट्रेशन की भी पोस्टल एंड टेलीग्राफ में व्यवस्था है। वो तो कोई काफी खास, लेकिन जब इससे ये पोर्टल आया है, पोर्टल की रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सरकारों में खासतौर से मध्य प्रदेश सरकार ने भारत में सबसे पहले की थी और उन्होंने कुछ पोर्टल्स को रजिस्ट्रेशन किया भी है, जैसा आपने बताया कि हमारा पोर्टल रजिस्टर्ड है। तो इस व्यवस्था को
निरंतर जारी रखना चाहिए। और खास तौर से जो हमारी हिंदी की पत्रकारिता है, हमारे जो देश के पत्रकार हैं, के संगठन है, उनको सरकार से मांग करना चाहिए कि जो लोग अवैधानिक तरीके से पोर्टल्स चला रहे हैं या अवैधानिक तरीके से कोई भी न्यूज का उपक्रम चला रहे हैं, उसकी जांच हो, उसके अगर वो उनके तथ्यों की जांच की जाए, उनके कागजों की जांच की जाए। अगर उनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई पंजीयन नहीं है, तो उनको तत्काल बंद किया जाए। इसका अधिकार जिला कलेक्टर और एडीएम को है। और लेकिन क्या हो रहा है कि हर गांव में छोटी छोटी जगह जिस तरह से लोग उभर के आ गए, उग के एक तरह से हम कहें तो पत्रकारों की फसल उगाई है, उसको काटने के लिए ये जो खरपतवार है, हमको शक्ति तो बरतना पड़ेगी। और जब अगर शक्ति हमारे समुदाय में, जो हमारा पत्रकारों का समुदाय है, जो खास तौर से काम करने वाला समुदाय है, उसको आगे आके सरकार से भी अनुरोध करना पड़ेगा और स्वयं भी कुछ इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो खरपतवार की पत्रकारिता है, इसकी सफाई हो। अब लक्ष्मण रेखा कहीं तो खींचना पड़ेगी। अब मतलब कहते हैं ना, अब सर से ऊपर पानी जा रहा है। और अब जो अच्छे पत्रकार हैं, कई जगह हमने भी अनुभव किया है कि मान लीजिए आपको, जैसे आप जैसे पत्रकार हैं या और वरिष्ठ कई यहाँ अपने जन में काम कर रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई अच्छा गेस्ट आया है या कोई ऐसी बात करने के लिए आया है, तो आगे आगे जगह दूसरे लोग घेर लेते हैं जो पत्रकार की गिनती में आते ही नहीं है। तो वो एक समस्या तो कहीं ना कहीं सामने आ ही रही है। पर एक चीज और बताइए, आप खुद न्यूज पोर्टल चला रहे हैं जी, है ना, तो न्यूज पोर्टल चलाने के बाद दूसरे न्यूज पोर्टल कैसे रोकेंगे आप? नहीं, मैं इसलिए मुझे ये हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा वो न्यूज पोर्टल व्यवस्थित तरीके से रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। तो जो न्यूज पोर्टल अगर चलाते भी हैं, वो अपना पंजीकरण कराए। पंजीकरण कराने की व्यवस्था सरकार क्या करती है कि कुछ समय खोलती है, कुछ समय बंद कर देती है। उसको उस व्यवस्था को निरंतर चलाना चाहिए। और खासतौर से जिला स्तर पर कलेक्टर के पास ये व्यवस्था देनी चाहिए। जिस तरह से एडीएम कलेक्टर के पास प्रिंट मीडिया के लिए रेगुलेशन का एक अधिकार है, वैसा अधिकार उसको दिया जाना चाहिए, ताकि वो रजिस्ट्रेशन के बाद उसका निरंतर मॉनिटरिंग भी कर सके कि वो क्या कंटेंट परस रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, वो अपने उस पोर्टल्स में किस तरह की खबरें दे रहे हैं, वो कहीं देश को बांटने की, समाज को बांटने की या ब्लैकमेलिंग की का काम तो नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर भी निरंतर नजर रखी जानी चाहिए। और इसके लिए जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, जिले में जो पीआईबी के कार्यालय हो, जनसंपर्क के कार्यालय हो, उनको भी इस बात का अधिकार देना चाहिए कि वो उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सके। मॉनिटरिंग तो भी करते हैं, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है कि कोई कार्रवाई कर सके। उनको भी कार्रवाई करने का अधिकार देना चाहिए। कानून, मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय को। स्टेट का विषय नहीं है ये सूचना प्रसारण, इसलिए सारे कानून वहीं से बनते हैं। एक कानून बनता है, उसमें फिर कोई गली निकालते हैं लोग, उसको अमेंड करा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। केबल एक्ट के भी कई कानून मैंने भी पढ़े थे, उसमें हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करके उन्होंने वो बच निकलते हैं लोग अपना काम करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई चाहता है कि कार्रवाई हो, लेकिन नहीं कर पाता है। और कार्रवाई का सबसे बड़ा मुश्किल क्या होता है कि कोई कार्रवाई करने जाते हैं आदमी, कोई भी रेगुलेशन करने जाते हैं, तो प्रेस ये समझती है कि हमारे पर हमला है, पूरा एकजुट होकर सामना करती है उसका, और वो फिर वहीं का वहीं धरा रह जाता है। तो अब तकलीफ तो दोनों तरफ है। अच्छे लोग कहते हैं कि बुरे लोगों को बाहर करिए, लेकिन बाहर करने के लिए जब कोई एजेंसी आती है सामने, तो नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो वो एक बहुत ही विचित्र तरह की समस्या है। दूसरी अपन बात करें कि जैसे आप अखबारों का जो पैटर्न आ गया आजकल, जो आपने कहा था ना कि रंगीन पेपर निकलने लगे हैं, अच्छी क्वालिटी के पेपर आने लगे हैं, कंटेंट थोड़ा सा थोड़े, ये बात तो मैं महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में नई दुनिया का कंटेंट इतना अच्छा हुआ करता था कि उसको पढ़ के हम लोग लिखना सीखे हैं जी, है ना। आप भी उसी पीढ़ी के हैं, उससे सीखे हैं। इतना बेहतर, कहाँ वो छोटे की मात्रा लगेगी, कहाँ छोटे ई की मात्रा लगेगी, मतलब उसका किस तरह से पंचुएट होगा, वो अब आप थोड़ा सा फर्क आ गया है कि आपने कंप्यूटर आ गया तो उन्होंने कहा बिंदी चलेगी, साहब चंद्र बिंदु नहीं चलेगा। इस तरह के परिवर्तन आना चाहिए, अच्छी बात है। कई अंग्रेजी के शब्द हम हेडिंग में आने लगे हैं, सब लोग लिखते हैं, आप भी हम लिखते हैं, तो कि प्रचलन में है वो सब चीजें। आप शुद्ध हिंदी की तरफ तो नहीं जा सकते आप एकदम कंटिन्यूटी में, लेकिन अब आप देखिए कि हिंदी पढ़ने और पढ़ाने का क्रम कहीं घट गया है। स्कूलों में भी अंग्रेजी हावी हो गई है। हम किसको दोष दें? हम आप हैं या मैं हूं, हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाया है। हम अपने बच्चों से कहते हैं साहब ये 2 पेज लिख दे तो हिंदी में, नहीं लिख पाते हैं वो। तो हिंदी का जो संस्कार है वो कहीं दूर हो रहे हैं। अब ऐसे में आपको हिंदी के पत्रकार भी चाहिए बड़ी मात्रा में। तो क्या ऐसे कुछ संस्थान तो खुले हैं कि सरकार ने, जैसे हमने कहा माखन लाल खुला है, और भी कई ऐसे पत्रकारिता संस्थान हैं, लेकिन पत्रकारिता संस्थान से निकले हुए लोगों को क्या रोजगार वगैरह अच्छे से मिल रहा है, या उनकी उतनी पूछ है, या इस तरह के लोग जो घुसे हैं दूसरे लोग वो उसको कहीं बाहर कर दे रहे हैं? दरअसल क्या हमारे यहाँ खास तौर से पत्रकारिता के जो संस्थान आए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता
विश्वविद्यालय को हम छोड़ दें, तो उसके अलावा जो संस्थान विकसित हुए हैं देश में या मध्य प्रदेश में, उनके पास पढ़ाने के लिए फैकल्टी नहीं है और वो स्थानीय लोगों से पढ़वाते हैं, उनके पास सिलेबस भी उस तरह का नहीं होता है। दूसरा क्या है कि क्या पत्रकार को पढ़ाया जाना चाहिए, अभी भी पत्रकार को हम थ्योरी में उलझा देते हैं, अभी भी हम जनसंचार के नाम पर पश्चिम की तमाम थ्योरियां उसको पढ़ाते हैं जो मनोविज्ञान में पढ़ाई जाती है। मनोविज्ञान का आधा कोर्स हम पत्रकारिता के कोर्स में पढ़ा देते हैं, हम संचार का आधा कोर्स पत्रकारिता के कोर्स में पढ़ा देते हैं। हम उसको ये सिखाते नहीं है कि उसको समाचार कैसे बनाना है। अगर वो कोई घटना को देखता है तो जो 5W1H की कंसेप्ट देश में विदेशी पत्रकारिता से हमारे आई है, कौन कहाँ कब कैसे, उसी कंसेप्ट को लेके जो भी कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, हम उसको दृष्टि देना का काम ही नहीं करते हैं कि हम उसके दिमाग में इस तरह की एक दृष्टि विकसित करें कि वो उस घटना को सामान्य नागरिक से अलग कैसे देख सकता है। जब वो एक सामान्य व्यक्ति से अलग देख पाएगा तभी उस घटना की वो रिपोर्टिंग कर पाएगा, वो नहीं तो उसके और सामान्य व्यक्ति के देखने में कोई अगर फर्क नहीं होगा तो वो रिपोर्टिंग ठीक से कर ही नहीं पाएगा और वो उन तथ्यों को भी नहीं जान पाएगा और उस घटना के पीछे के विवरण को भी नहीं जान पाएगा कि उसको कैसे करना है। तो जो पहले पत्रकारिता में होता था कि हम किसी घटना के पीछे लगते थे, जानकारी लाते थे, उसके पीछे की स्टोरी का पता करते थे, उसके अंदर की स्टोरी का पता करते थे, बयान लेते थे, ये सब चीजें जो है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। नहीं, पत्रकार के लिए एक बेसिक भूगोल, बेसिक इतिहास, बेसिक राजनीति, करंट अफेयर, ये जानकारी तो उसको होना चाहिए। संविधान की जानकारी होना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई कॉपी लिखने जा रहे हैं तो आपको उसकी यदि थोड़ा विज्ञान भी पता होना चाहिए, सब चीजें होना चाहिए। तो इस तरह की पत्रकारिता के लिए तो वो 5 साल से 4 साल कोर्स अपनी जगह पर्याप्त है उतना पढ़ाने के लिए, लेकिन व्यवहारिक प्रशिक्षण ज्यादा होना चाहिए इसके बारे में, सैद्धांतिक रूप से आपका ये कहना है। अच्छी बात है ये। देखिए, अभी बीच में थोड़े साल पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने एक अपने यहाँ पत्रकारों के लिए कॉलेज स्कूल टाइप का शुरू किया है, उसमें कई लोग अच्छे निकल के अपने यहाँ के लोग भी कहीं आगे। तो अपने मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे बड़े संस्थान है जो अखबार चलाते हैं। तो इस तरह के बड़े संस्थानों को भी अब CSR जो एक आया है उसके अंतर्गत ऐसे स्कूल चलाना चाहिए जहाँ ट्रेंड होके अच्छे पत्रकार लोग निकले जो समझे देश को अच्छी दिशा में ले जाएं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो जिन पत्रकारों, जिन अखबारों के, समाचार पत्रों के संस्करण निकलते हैं ज्यादा, जिनके बड़ा सर्कुलेशन है, बड़े अखबार है, उनको निश्चित तौर पर अपने स्कूल्स खोलने चाहिए पत्रकारिता के। तो उससे उनको 2 फायदे होंगे, उनको अपना मेन पावर भी उसी संस्थान से प्राप्त हो जाएगा और वो जो मेन पावर प्राप्त होगा वो उनके लिए इसलिए भी उपयोगी रहेगा कि वो उनके समाचार पत्र की जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, जिस तरह से वो चलाते हैं, उनके जो सिद्धांत है, उनको वो सामने से देख के आएंगे, वही पढ़ेंगे तो वो अखबार की भी समृद्धि होगी। तो ये इस बारे में जरूर विचार होना चाहिए कि जो बड़े संस्थान है प्रकाशन के, बड़े मीडिया संस्थानों को अपने स्कूल पत्रकारिता के जरूर चालू करना चाहिए ताकि एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। केवल डिग्री नहीं मिले, कौशल भी प्राप्त, प्रोफेशनल लोग आए इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा और वो देश के निर्माण में कहीं योगदान दे, चौथा स्तंभ को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक दूसरी बात और है कि जैसे आजकल ये टीवी पे आप भी कर रहे हैं, गेस्ट विश्लेषण का काम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जी। पर अभी जो अपन देखते हैं टीवी डिबेट्स में बीच का कोई नहीं है, या इधर है या उधर है ना। एक देखा होगा आपने। तो एक जो संतुलित विश्लेषण कहीं देखने में बहुत कम आता है, मतलब ये कोई वैसी बात नहीं है। और आजकल कमिटेड पत्रकारिता भी चाहते हैं लोग, जिस तरह से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड पत्रकारिता भी हो गई, जनरली हो गया है। तो ये भी तो नुकसान तो कहीं ना कहीं आगे करेगा लोगों को, है ना। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया है। मर्यादा तो होना चाहिए पत्रकारिता में। अब एक नए लड़का यदि आपने MJMC किया है तो उसको पत्रकारिता में जाने के पहले उसको क्या मतलब सोचना चाहिए और क्यों आना चाहिए उसको पत्रकारिता के क्षेत्र में? देखिए, क्या ये एक ऐसा पैसा है कि जिसमें वही लोग आते हैं जिनमें कोई जुनून होता है या जो समाज में काम करने की उनकी कोई ऐसी इच्छा होती है कि हम समाज को अपना कुछ देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जब इस क्षेत्र में आएंगे तो वो तकनीकी ज्ञान जब उनको पत्रकारिता का हो जाता है, विषय का हो जाता है, संचार का हो जाता है, तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाए, वो समाज की सेवा कर पाए, समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सही प्लेटफॉर्म पर रख पाए, उनका हल करा पाए, या जो घटना होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, जो समस्याएं खड़ी होती हैं, उनके प्रति उनका नजरिया जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष और निष्पक्ष नजरिया लेके चले ताकि सभी पक्षों को स्थान मिले उसमें
मीडिया में, उनके समाचारों में, प्रसारण में, तभी जाके एक पत्रकारिता का जो प्रभाव है, जो स्तर है, जो उसका मान सम्मान है, जो निरंतर कम होता जा रहा है, वो बरकरार रह पाएगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड पीढ़ी को पूरी तरह से हमको तैयार करना पड़ेगा, और ये कोई कठिन काम भी नहीं है। हम देखते हैं कि अनेक ऐसे संस्थान हैं, हम वो चाहे सामाजिक क्षेत्र में देख लें, धार्मिक क्षेत्र में देख लें, वो अपने प्रचारकों की पूरी पीढ़ी तैयार करते हैं और वो पीढ़ी उनके विचारों को आगे ले जाती है। इसलिए ये पत्रकारिता में भी ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पत्रकार संगठन कमजोर हो गए। पिछले 20 साल में हम देखेंगे, आप भी क्योंकि आप जनसंपर्क विभाग में रहे, इसलिए आप पत्रकार संगठनों के महत्व को समझते हैं। पत्रकार संगठन निरंतर 20 साल में कमजोर होते जा रहे हैं, और उनके ऊपर जो लोग काबिज हो गए होते जा रहे हैं, उनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो उसको पत्रकार संगठन एक तरह से वो उनके लिए शोरूम और दुकानदारी हो गए। तो उसके कारण आपने जैसे पहले बात की कि अगर हम जो अवैधानिक रूप से न्यूज चैनल्स चलाने वाले या पोर्टल चलाने वालों की कार्रवाई करते हैं, तो लोग उसको पत्रकारिता के ऊपर हमला समझते हैं। वो इसी कारण से आता है। जब सही लोग पत्रकार संगठनों में विराजेंगे, प्रेस क्लब में बैठेंगे, या जो स्टडी सेंटर पत्रकारों के होते हैं, या जो पत्रकारों के जो संगठन है, बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनकी यूनिट्स है यहाँ पे, उन यूनिट्स में जो लोग बैठे हैं, वो लोगों का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है कि पत्रकारिता का उन्नयन हो, बढ़ोतरी हो। उन्होंने तो क्या अपने संगठन के वो कई जगह ऐसे पदाधिकारी बना देते हैं जिनका कोई समाचार पत्रों से लेना देना ही नहीं होता है। इन सब कारणों से भी बहुत बड़ा नुकसान हिंदी पत्रकारिता का हुआ है। नहीं, कुछ थोड़ी सी यहाँ एक थोड़ी सी असहमति व्यक्त करूंगा मैं आपसे कि मैं भी लगातार संगठनों से बातचीत में रहा हूँ या संपर्क में रहा हूँ। कई लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, और अच्छा मौके पे संगठन के पदाधिकारी हैं, वो तो काफी सहयोगात्मक रवैया रहता है उनका, और पत्रकारिता के लिए काम भी करते हैं। लेकिन जो दूसरे पत्रकार वो संगठन में घुस जाते हैं, ये इनके प्रकार हैं, और वो संगठन का फायदा उठाते हैं, तो वो वहां जाकर उस बंदे को कंट्रोल नहीं होता उनसे, वो संगठन का फायदा नहीं उठाना से रोक नहीं पाते। ये एक बड़ी समस्या है, वो भी एक है। तो सही दिक्कत तो कहीं ना कहीं देखिए आगे इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है तो ये आगे दिनों दिन पत्रकारिता हमारी समांतर एक पेशा जो है विधि क्षेत्र का है, उसमें भी तमाम तरह की बहुत सारे परिवर्तन आए विधि के क्षेत्र में। लेकिन हम देखते हैं कि जो ऑल इंडिया बार काउंसिल है, या स्टेट बार काउंसिल से, या डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल से, उनका बराबर नियंत्रण बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो अगर उनको सख्त निर्णय लेना है तो सख्त निर्णय लेते हैं, उनको लड़ना है तो लड़ते हैं, और उन्होंने इवन जो विधि की शिक्षा है उस पर तक आज तक अपना अधिकार बरकरार रखा हुआ है। तो हमको उनसे भी सीखना चाहिए कि वो भी एक हमारे तरह ही प्रोफेशन का संगठन है, जो समाज में अभिव्यक्ति का काम करता है, वो भी हमारे समाज में अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के लिए लड़ने का काम करता है। तो हमको उस संगठन से सीखना चाहिए, हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के संगठन से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपनी मर्यादा बनाए रखी, और अपनी शिक्षा भी वो खुद दे रहे हैं, और अपने प्रोफेशन को भी वो पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। तो पत्रकारिता को भी इस देश में पत्रकारों के संगठनों को, या बड़े मीडिया संस्थानों को, या जो प्रभावशाली बड़े पत्रकार हैं, उनको इस विषय में विचार करना पड़ेगा कि ये अंदर से ही, हमारे अंदर से ही रेगुलेटरी की व्यवस्था है, और सरकार भी यही चाहती है। संविधान की मूल भावना भी यही है। इसलिए कभी भी सरकार ने भारत में पत्रकारों के या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया किसी भी तरह का। तो वो भी ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर से ही रेगुलेशन लाएं, हमको अपने अंदर से ही रेगुलेशन लाना। नहीं, एक अनुभव मेरा ये है सर कि मैं अनुभव करता हूँ कि पत्रकारिता का पेशा बहुत अच्छा है, और समाज में सम्मान है उसका। देखिए कहीं भी पत्रकार यदि कोई कहता है कि मैं पत्रकार हूँ, तो एक उसका विशेषाधिकार मिल जाता है, उसको अलग दृष्टि से लोग देखते हैं कि हमारी मददगार है या हमारी कोई चीज। मैंने कई जगह ऐसा फील किया है कि जो वंचित गरीब लोग हैं या जो पीड़ित लोग हैं, वो पत्रकार के पास जाके अपनी समस्या बताते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। अब वो उसमें वो बात अलग है कि उसका कुछ लोग इसमें हर जगह अभी तो ये तो क्या है, हर पेशे में आजकल इस तरह की बात आ गई है, और ये समाज ही का आईना है, हर जगह इस तरह का बड़ी है, प्रतिस्पर्धा बड़ी है और सब जो हुआ है। लेकिन फिर भी आज भी बरकरार तो है पत्रकारिता का, बरकरार है ना, ऐसा नहीं है। चलिए, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। अंत में एक दो शब्द आप ये कहिए कि इस सारी व्यवस्था को कायम रखने के लिए क्या करना होगा? मैंने जैसा बताया था, सेल्फ रेगुलेशन हमको अपने अंदर से लाना पड़ेगा, हमको पढ़ने लिखने वाले लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और खास तौर से जो मीडिया संस्थान है उनको अपने संस्थानों में अपने लोग तैयार करने के लिए एजुकेशन या स्टडी सेंटर खोलना पड़ेगा, तब जाके इस समस्या का काफी हद तक निदान हो पाएगा। चलिए प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात हुई आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बात के लिए आज इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।